नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता लागू हुई। भारतीय न्याय संहिता इंडियन पीनल कोड 1860 का स्थान लेगी, लेकिन अभी ये लागू ही हुई थी कि इसकी एक धारा को लेकर, इसके एक सेक्शन को लेकर के विवाद हो गया है। क्या है ये विवाद और इससे जुड़े हुए कानूनी प्रश्न क्या हैं, आज इन फोकस में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसको थोड़ा सा और विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि ये जो पूरा विवाद है ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 से जुड़ा हुआ है। तो बीएनएस की धारा 69 क्या है, इससे जुड़ा हुआ विवाद क्या है और इससे जुड़े हुए कानूनी प्रश्न क्या है, बड़े कानूनी प्रश्न अदालत के सामने किस तरह के उपस्थित हो सकते हैं। इन पक्षों को जानने के बाद आपके लिए एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। उसके सामाजिक न्याय, भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। साथ ही भारतीय समाज जैसे खंडों से भी आप इसे जोड़ सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सकें, इनका लाभ उठा सकें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, उसका एक प्रावधान है जिस प्रावधान को धारा 69 से जुड़ता है। उसमें पार्टनर से बिना किसी इरादे के शादी का वादा करने के बाद रिश्ता तोड़ने पर जेल भी हो सकती है। यानी अगर आप अपने पार्टनर से शादी का वादा करते हैं लेकिन वो शादी का जो वादा होता है वो बिना इरादे के होता है, यानी उसमें आपका इंटेंट शामिल नहीं होता और उसके बाद आपके पार्टनर से आपका रिश्ता टूट जाता है तो आपको जेल भी हो सकती है। ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में इस प्रावधान को शामिल किया गया है। आप जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर लाई गई है, जो कि एक तरह की औपनिवेशिक न्याय संहिता थी 1860 की। तो उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को लाया गया है और इस धारा 69 में कुछ प्रावधान धारा 69 के पूरे स्वरूप को लेकर के ये चिंता जताई जा रही है कि इसका दुरुपयोग होने की संभावना बेहद ज्यादा है और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। तो सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 को हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या है धारा 69? धारा 69 जो है भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 5 में शामिल की गई है और चैप्टर 5 महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़ा हुआ है। भारतीय न्याय संहिता में कुल 20 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं, 20 अध्याय शामिल किए गए हैं, जिसमें चैप्टर 5 महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़ा हुआ है। और इस चैप्टर 5 में ही क्लोज 69 है, धारा 69 है, जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति धोखे से या किसी महिला से शादी करने का वादा करके उसे पूरा करने के इरादे के बिना, यानी वो शादी का वादा तो करता है लेकिन उसके पीछे उसका इंटेंट नहीं होता, उसका इरादा पहले से ही स्थापित नहीं है और यानी इरादा नहीं है और शादी का वादा करता है और उसके बाद महिला के साथ शारीरिक संबंधों का निर्माण करता है, यौन संभोग करता है, तो इसे बलात्कार की श्रेणी में तो नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके लिए वो एक अवधि की कारावास के दंड को निर्धारित करने का प्रयास करता है, जो कारावास का दंड 10 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ साथ उस व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये सारी बातें कहां पर कही गई है? धारा 69 में कहा गया है। साथ ही इसमें धोखे को निर्धारित करने के कुछ साधनों पर भी बात की गई है, यानी आप धोखे में किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, इस बात को भी धारा 69 की व्याख्या में कहा गया है। जैसे धोखेबाज साधनों में, यानी आप धोखे के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं, उनमें किन चीजों को शामिल किया जाएगा। अगर आप नौकरी या पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए या जॉब के लिए प्रलोभन प्रदान करते हैं, झूठा वादा करते हैं या अपनी पहचान छिपाकर बात करते हैं, अपनी पहचान छिपाकर शादी करने का वादा करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करते हैं, उसको छिपाते हैं, तो ये सारी चीजें धोखेबाज साधनों में सामान्य तौर से शामिल होगी। तो ये पूरी धारा 69 में सारी बातें कही गई हैं। आईपीसी में इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान
स्पष्ट नहीं था, कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन धोखेबाज तरीकों का इस्तेमाल करके यौन संबंध बनाने पर दंड का प्रावधान था। और आईपीसी की धारा 90 इस तरह के मामलों से निपटती थी, जिसमें तथ्य की गलत धारणा के माध्यम से प्राप्त सहमति को पूरी तरह से गलत मापा जाता था, पूरी तरह से गलत माना जाता था। यानी अगर आप तथ्य की गलत धारणा का निर्माण किसी व्यक्ति में करते हैं, अपने बारे में झूठ बोलते हैं, गलत तथ्यों के आधार पर उसके परसेप्शन का निर्माण करते हैं, उसकी धारणाओं को बनाते हैं, तो धारा 90 आईपीसी की जो धारा 90 थी उसमें इसको अमान्य बताया गया था। लेकिन आरोपी पर जो मुकदमा चलाया जाता था वो आईपीसी की धारा 375 के तहत चलाया जाता था। इसी के तहत आरोप तय किए जाते थे, जो वस्तुतः बलात्कार को परिभाषित करती थी। यानी मामला आप पर 375 के तहत चलता था और कोई विशिष्ट धारा इस तरह के मुद्दों से लड़ने के लिए, इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए नहीं बनाई गई थी। लेकिन बीएनएस में अब धारा 69 बनाई गई है, जो अगर कोई व्यक्ति किसी से शादी करने का वादा करता है और उसमें उसका इंटेंट शामिल नहीं होता तो उसको कारावास का दंड दिया जा सकता है, जो 10 साल तक बढ़ सकता है। इस तरह का प्रावधान धारा 69 में किया गया है। आईपीसी में इस तरह का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। इस पर विवाद क्यों हुआ है? विवाद का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो प्रावधान है, जो धारा 69 है, ये कुछ मामलों में सहमति से बनाए गए संबंधों को भी आपराधिक बना सकता है। इसका उदाहरण आप किस प्रकार से लेंगे? इसका उदाहरण आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि मान लिया अगर दो व्यक्तियों का एक कपल है और उनके आपस में बहुत बेहतर संबंध है, बहुत गहरे संबंध है और उनके आपस में यौन संबंध, शारीरिक संबंधों का भी निर्माण होता है, लेकिन समय के साथ इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि वे एक दूसरे से शादी करने में सक्षम नहीं हो पाते, तो महिला तब भी उस व्यक्ति पर आरोप लगा करके उसको उस मामले में एक आपराधिक मुकदमा उसके प्रति दर्ज करा सकती है। तो एक आप कह सकते हैं कि एक दुरुपयोग की पृष्ठभूमि का निर्माण सामान्य तौर से हो जाता है। साथ ही धारा 69 जो है, धारा 69 न केवल महिलाओं की सुरक्षा, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के महिला विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देती है, बल्कि कानूनी रूप से महिलाओं की सुचिता को एक सद्गुण के रूप में भी समर्थन प्रदान करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस धारा में इस तरह की बातें कही गई हैं कि प्रोटेक्टिंग द वुमेन, यानी आप एक तरह से एक कानूनी ढांचा प्रदान कर रहे हैं और जहां पर आप कह रहे हैं कि महिलाओं को बचाना है कि वो किसी के साथ यौन संबंधों में न चले जाएं। यानी यौन संबंध ऐसे होने चाहिए कि वो शादी में तब्दील ही होने चाहिए। यानी अगर आपने पहले से महिलाओं को कहा कि ऐसे यौन संबंधों का ही निर्माण हो सकता है जहां पर वो शादी में ही कन्वर्ट हो, अगर शादी में कन्वर्ट नहीं होते हैं तो महिलाओं को प्रोटेक्शन की जरूरत है और उसके लिए कानूनी ढांचे की जरूरत है, तो ये वस्तुतः एक मिसोजिनिस्ट नैरेटिव है, एक महिला विरोधी नैरेटिव है, जो वस्तुतः महिला की सुचिता को, प्योरिटी ऑफ वुमेन को एक सद्गुण के रूप में स्थापित कर रहा है। जबकि अगर कोई महिला किसी के साथ यौन संबंधों का निर्माण करती है तो उसके आधार पर उसकी प्योरिटी को निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसके पीछे एक मिसोजिनिस्ट नैरेटिव है, इस पूरी धारा के पीछे, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। साथ ही एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि धोखेबाजी के माध्यम, यानी धोखेबाजी के जो माध्यम बात की गई है कि किसी को प्रलोभन देना नौकरी के लिए या प्रमोशन के लिए, किसी को प्रलोभन देना, इसके स्पष्टीकरण पर भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा कुछ आपत्ति दर्ज की गई है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी कानून में कि महिलाओं को नौकरी या प्रमोशन के लिए प्रलोभन देने को आप नेगेटिव, आप एक अपराध बना रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कानून ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहा है कि महिलाएं नौकरी या पदोन्नति के बदले में आपके साथ यौन संबंधों की सहमति देती हैं या दे सकती हैं। तो इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति एक मिसोजिनिस्ट रवैया है और इसको सुधार करने की आवश्यकता है। एक पुरुष को सिर्फ महिला के कहने पर और पुलिस द्वारा शुरुआती जांच के बाद ही इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है, जो पूरी तरह से इस धारा के दुरुपयोग की एक पृष्ठभूमि का निर्माण कर देता है। और आलोचकों का साथ ही ये भी कहना है कि कई बार जब हम सुनने में आता है कि लव जिहाद की जो बात होती है, उसकी कहानी को भी, उस तरह की नैरेटिव को भी ये बढ़ावा देता है धारा 69, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो इस तरह के विवाद इस पर उठे हैं, इस तरह की विवाद धारा 69 को लेकर के बातें कही गई है। तो इससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा कानूनी प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह है
कि अदालतों में किसी व्यक्ति के इंटेंट को निर्धारित करने का पैमाना क्या होगा। यानी आप किसी व्यक्ति ने शादी का वादा किया है तो वो फॉल्स प्रॉमिस के आधार पर किया है या किसी अन्य प्रॉमिस या ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है, आप उसको कैसे निर्धारित करेंगे। जैसे फॉल्स प्रॉमिस का मतलब है कि जब आप किसी व्यक्ति से वादा करते हैं तो पहले से आपका इंटेंट होता है कि ये वादा नहीं निभाना है। लेकिन ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का मतलब है कि आप वादा पूरे सच्चे मन से करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन समय के साथ इस तरह की परिस्थितियां उभरती हैं कि आप उस वादे को निभाने में सक्षम नहीं हो पाते, तो ये इसको कहा जाता है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। तो फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में आप किस प्रकार से अंतर करेंगे, ये अदालतों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो शादी होती है ये बहुत ही इंडिविजुअल फैसला होता है, एक व्यक्ति का परख फैसला होता है। तो व्यक्ति के इरादे को आप किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। अगर शादी नहीं होती है तो कोई कैसे साबित कर सकता है कि इरादा सच्चा था या सच्चा नहीं था। रिश्ते कई कारणों से खत्म हो सकते हैं, उसमें केवल इरादा ही एक प्रमुख फैक्टर नहीं होता, प्रमुख कारण नहीं होता। और तब भी जब शादी करने का इरादा हो उसके बावजूद भी रिश्ते खत्म होने के कई कारण हो सकते हैं। यह साबित करना मुश्किल होगा कि कोई व्यक्ति शादी करना चाहता था लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाया, ये साबित करना भी बेहद मुश्किल होगा। पुलिस का ये कहना है, पुलिस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो मोबाइल फोन्स के या लैपटॉप्स के संदेश हैं, मैसेज हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है और तस्वीरें हैं, उनको सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पूरे विश्लेषण के दौरान समझा कि धारा 69 में कई स्थितियां ऐसी हैं, कई इसकी पूरी व्याख्या को अगर हम समझें तो ऐसी है कि बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके सही उत्तर नहीं दिए जा सकते। तो निश्चित तौर से इसमें सबसे बड़ा मुद्दा उभर करके आता है कि किसी व्यक्ति के इंटेंट को, उसके इरादे को किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के इरादे को निर्धारित करने का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ पैमाना हमारे पास आ जाए और उसका इस्तेमाल अदालतें करें तो इस समस्या का निदान संभव हो सकता है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि दृष्टि आईएएस करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स 2024 प्रारंभ कर रहा है। इसकी लाइव ऑनलाइन फॉर्म में क्लासेस 6 जुलाई से प्रारंभ हो रही हैं। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, भारतीय न्याय संहिता का कौन सा अध्याय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अध्याय 2, ऑप्शन बी अध्याय 5, ऑप्शन सी अध्याय 9 या ऑप्शन डी अध्याय 15। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।